हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम क्लास 6 का एनसीईआरटी के बुक कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको 4th चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं हाफ पार्ट जो चैप्टर का है वो मैं पढ़ा चुकी थी। फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें जाके जरूर देखना इसका, अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है। हम उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने पदार्थ की दो गुणों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें से दो गुणों के बारे में हम पढ़ चुके थे, चमक के बारे में और कठोरता के बारे में। अब हम पदार्थ की विलेयता और अविलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो विलेयता का मतलब है कि विलेय यानी विलेय वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और अविलेय वे पदार्थ होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। तो यहाँ हम वही जानने के लिए क्रियाकलाप 4 में हम कर सकते हैं कौन कौन से पदार्थ घुलते हैं और कौन से नहीं घुलते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि हम कुछ पदार्थ ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, नमक, चौक का पाउडर, बालू यानी रेत ले लेते हैं और लकड़ी का बुरादा लेते हैं, और उनके नमूने एकत्र करके 5 कांच के गिलास लेते हैं और उसमें 2/3 भाग जल भरते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टली। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें है ना पानी से पानी का गिलास है और इसमें अब हम पदार्थ को घोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम एक ये टेबल बना सकते हैं, और टेबल पर हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ घुल रहे हैं और कौन से नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, घुल जाता है, ये पूर्णतः घुल जाता है। चीनी भी पानी में घुल जाती है, आप घोल के देख लेना। पर बालू यानी रेत जब हम पानी में घोलते हैं तो पहले तो ऐसे लगता है घुल रही है, पर लेकिन फिर थोड़ी देर हम पानी को रख देते हैं, कुछ देर रखने के पश्चात हम ये देखते हैं कि बालू नहीं घुलता है, रेत नहीं घुलता है। फिर हम चौक का पाउडर लेते हैं, चौक का पाउडर भी नहीं घुलता है, वो भी बैठ जाता है पानी में नीचे। और लकड़ी का बुरादा तो बिल्कुल नहीं घुलता है। तो ये जो तीनों पदार्थ हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं, और ये दोनों पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। अब देखिए आगे इसमें आप इधर तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? हम ये पहुंचते हैं कि आप ये कह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, जो पदार्थ जल में लुप्त हो जाते हैं और जो और अर्थात घुल गए यानी विलीन हो गए पानी में, तो उन्हें हम विलेय कहेंगे, यानी वे जल में विलेय हो गए, घुल गए हैं, तो विलेय पदार्थ कहलाएंगे। और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं, उनमें विलीन नहीं होते हैं, तो काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी, मतलब हिलाने पर भी, गिलास में चम्मच की सहायता से हमने पानी में घुमाया था उन पदार्थों को, तो हिलाया था, तो इतना विलोडित करने के बावजूद भी वो क्या है, जल में लुप्त नहीं हुए, घुले नहीं, थोड़ी देर बाद वो नीचे आके बैठ गए, तो उन्हें हम अविलेय पदार्थ कहेंगे, अविलेय होंगे वो। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, तो बच्चों जल बहुत अच्छा विलायक है। विलायक मतलब अपने में घोलने वाला, उसमें कोई भी पदार्थ हम घोलते हैं तो उसको घोल लेता है। तो जल बहुत से पदार्थों को अपने में क्या कर लेता है, विलीन कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर की प्रकारों में, यानी हमारे जितने भी शरीर में जितनी कार्य होते हैं, उनमें जल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? अब यही हमें चीज को देखना है। अभी तो हमने ठोस पदार्थ लिए थे, जैसे कि बालू ली थी, रेत ली थी, चौक का पाउडर लिया था, और लकड़ी का बुरादा, ये सब ठोस पदार्थ थे। पर लेकिन अब हम ये देखेंगे क्या द्रव पदार्थ, जैसे कि तेल हो गया, दूध है, ये सब द्रव पदार्थ है, क्या ये जल में विलीन हो जाते हैं? तो तेल की बात करें, जैसे कि इसमें हम देखेंगे आगे, जैसे ये इसमें क्रियाकलाप 5 करते हैं। क्रियाकलाप 5 आप देखिए, सिरका यानी ये सिरका द्रव है, नींबू का रस लेते हैं, सरसों का तेल लिया, और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, यानी हमने ये भी 5 पदार्थ ऐसे लिए जो द्रव हैं, ठोस नहीं है। इससे पहले ठोस लिए थे, अब हमने द्रव पदार्थ लिए। तो सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल और मिट्टी का तेल। अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र
करते हैं और कांच का एक गिलास लीजिए और उसे भी आधे जल से भरते हैं, सेम उसी की तरह। अब इसमें चम्मच से भरकर कोई द्रव मिलाएं, यानी चम्मच में द्रव को लेकर और उसको मिलाते हैं और उसे भली भांति विलोडित करते हैं, यानी उसमें हिलाते हैं और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, यानी पानी में उसको हिला के फिर 5 मिनट के छोड़ देते हैं। फिर प्रेक्षण में हम ये देखते हैं कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। हम ये देखते हैं कि जल के साथ ये मिश्रित हो गया है। जैसे आप इसमें देखिए कि सिरका घुल जाता है, सिरके की बात करें तो सिरका घुल जाता है, सिरका यहाँ पे क्या हो गया, घुल गया। नींबू का रस भी आप पानी में नींबू का शरबत बनाते हैं जैसे, तो वो नींबू का रस क्या होता है, पानी में घुल जाता है। पर तेल तेल वाली जो चीजें हैं, जैसे कि इसमें नारियल का तेल है और सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, तो ये तेल वाली जो चीजें हैं वो घुलती नहीं है, वो पानी के ऊपर सतह पर रहती है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें ये पानी की सतह पर ऊपर रह रही है, तो ये घुलता नहीं है। और इसी के लिए हम देखेंगे कि जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराएं। आपके पास जो भी आपको द्रव मिले, मैंने जैसे एक उदाहरण के लिए दूध भी दिया था, दूध के भी क्या होता है, दूध में पानी क्या होता है, घुल जाता है, पता नहीं चलता कि दूध कहाँ है पानी कहाँ है, तो उसमें भी काफी सारी चीजें होती है जो उसके साथ घुल रही हुई हैं, तो मिश्रित एक बन जाता है। उसी प्रकार कोई भी द्रव आपके पास हो उसको घोल के देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा द्रव घुल रहा है और कौन सा नहीं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। कुछ जल तो पूर्णतः मिश्रित हो गए और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। पृथक परत बना ली, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इसमें देख सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जल जल के साथ एक तेल की अलग से लेयर बन गई, एक पूरी सी लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे। मैं इसको मिटा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये जल की एक क्या है, लेयर बना ली है। अब आप आगे देखिए, तो जैसे कि इसमें आप ये टेबल बना सकते हैं ऐसे कि सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, यानी घुल जाता है, नींबू का रस भी घुल जाता है, पर तेल जैसे पदार्थ नहीं घुल पाते। जैसे सरसों का तेल नहीं घुलेगा, वो ऊपर एक लेयर बना लेगा, नारियल का तेल भी नहीं घुलेगा और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी नहीं घुलेगा। अब यहाँ पे देखिए जूजो और पहली, यहाँ पे ये इधर जूजो जो बूझो है यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव की भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं। यानी अगर हम जल नहीं लें घोलने के लिए, अगर कोई और पदार्थ अन्य कोई और लेते हैं, क्या उसमें घुल जाता है। पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाती है। जब हम ठोस देख चुके हैं, द्रव के बारे में देख चुके हैं, तो पहली के दिमाग में आ रहा है, पहली के दिमाग में आ रहा है कि क्या गैस भी जल में घुल जाती है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल है कि हाँ, गैस भी, कुछ गैस भी, देखिए यहीं पे जैसे यहाँ पे आंसर दिया है पहली का, पहली ने जो पूछा है उसका आंसर कि गैसें, जो कुछ गैसें हैं वो जल में क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती है। पर कुछ अन्य जैसे आप पदार्थ सारे विलीन नहीं होते, जैसे इसमें हुआ सिरके का हो गया, नींबू रस हो गया, ये घुल गए, पर लेकिन तेल नहीं घुल पाया। इंक हमने डाली, जैसे इंक भी डालते हैं, इंक भी द्रव होता है ना, इंक डालते हैं तो वो भी घुल जाती है, कलर चेंज हो जाता है पानी का, पर लेकिन वो भी घुल जाता है। पर लेकिन ये है कि तेल नहीं घुल पाया है, जैसे तेल नहीं, उसी प्रकार से अन्य गैस, कुछ गैसें घुल जाती हैं, जल में विलय हो जाती हैं, पर कुछ नहीं घुल पाती हैं। और जो जल में विलय होती है, थोड़ी मात्रा में विलीन होती है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जल में विलीन हो जाती है, ठीक है। और ये घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, वही पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। जल में रहने वाले जंतु एवं पादप उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो देखिए आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जंतुओं के लिए और पादपों के लिए जो जल में रहते हैं उनके लिए ये लाभदायक होती है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे वस्तु
इसमें वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब हम उनके डूबने और उस पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्रियाकलाप 4 करते समय हमने जो क्रियाकलाप 4 किया था, जिसमें हमने 5 पदार्थ लिए थे ठोस वाले, उनको घोला था। तो करते समय आपने ये ध्यान से दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। और क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा किया कि इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, वो जल के पृष्ठ पर आ जाते हैं। मतलब कि जो घुलते नहीं है, जैसे हमने क्रियाकलाप किया था 4 और 5, तो जो घुलते नहीं है तो वो पृष्ठ पर आ जाते हैं, मतलब ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि उस काफी सारी चीजें डाली है हमने, काफी सारी इसमें चीजें डाली, जैसे इसमें देख सकते हैं आप कुछ लकड़ी का है, पत्ती, कुछ गेंद वेंद छोटी सी, और देखिए लोहे के सामान सिक्का विक्का डाला है। जैसे आप इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें सिक्का डला हुआ है, और कुछ भी और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे पत्थर वत्थर के, तो और चाबी चाबी डली हुई है, ध्यान से देखेंगे तो चाबी, तो ये भी क्या है, कुछ पदार्थ तो डूब गए जल में और कुछ तैर रहे हैं। जो जल में तैर रहे हैं वो तैरने वाली वस्तु हो जाती है, और जो जल में डूब जाती है उन्हें डूबती वस्तु कहते हैं। अब इनको हम देखेंगे इसमें कि आगे कि जैसे इसमें क्रियाकलाप आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ हमने वस्तुएं ली, और वस्तुएं जो पानी में डाली और गिलास की तली में पहुंच गए। कुछ डूब कर तली में क्या है, पहुंच जाती है वस्तु, और कुछ नहीं, कुछ क्या है, तैरती हैं, उसकी सतह पर तैरती हैं। हम ऐसे बहुत से उदाहरण पदार्थ के कर सकते हैं जो जल में क्या है, तैरते हैं या डूब जाते हैं। हम बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि हम इसमें ले सकते हैं किसी तालाब की सतह पर। तालाब की सतह पर अगर हम जाएं और वहां पर देखें, तो वहां हम डालें यहाँ पे जैसे कि सूखी पत्तियां, कंकड़, ये हम डाल के या फेंक के उस तालाब में देख सकते हैं कि वो डूब रही हैं या फिर तैर रही हैं। तो पत्ती, ओब्वियसली सी बात है कि पत्ती क्या है, तैरेगी, और कंकड़ डूब जाएगा। शहद की कुछ बूंदे भी हम पानी में सतह में डाल के देख सकते हैं, वो गिलास के जल में डालते हैं तो वो डूब जाती हैं, और कुछ क्या है, तैरती हैं। बूझो ये चाहता है कि उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण दे। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, ऐसे देखने के लिए। मतलब बूझो ये कहना चाहता है, आप भी ये घर पे कर सकते हैं, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी इसी तरीके से जल में कौन कौन से पदार्थ डूब रहे हैं, तो 5 तो ठोस में से लिखिए, टेबल बनाइए, डूब रही है कि नहीं डूब रही है, और ऐसे ही जल में वो द्रव पदार्थ ले लीजिए जो डूब रहे हैं पानी में और जो तैर रहे हैं। और डूबना तो नहीं होता है, घुलना ही होता है एक तरीके से, और जो ऊपर ऊपर सतह पर तैरते हैं तो आप देख सकते हो उसमें से कि जैसे तेल तैरता है, तो और भी पदार्थ हो सकते हैं, वो आप उसकी भी टेबल बना सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया गुण विलेय अविलेय का, और जल में तैरने का और डूबने का। अब हम नेक्स्ट पदार्थ का गुण देखते हैं, जिसे जो बोलते हैं पारदर्शिता। अब ये पारदर्शिता क्या है, इसी के बारे में देखेंगे। जैसे आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, बिल्कुल सभी ने खेला है। खेला है तो कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों कि क्या आपने लुका छुपी का खेल खेला है। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना, और क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा सकता है, और उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। यानी कि अगर शीशे की दीवार के पीछे आप नहीं छुपेंगे क्योंकि आपको आर पार दिख रहा है, तो आपका जो दोस्त है वो क्या है, लुका छुपी के टाइम पर वो आपको देख लेगा आसानी से, क्योंकि शीशे के दीवार के आसपास दिख रहा होगा। तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी आप देख लीजिए, जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं, जिन पदार्थों के आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शी। और पारदर्शी वो पदार्थ भी कहलाता है। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तु में हमें दिखाई देता है। जैसे कांच, कांच है, जल है, वायु है,
वायु में तो हम देख ही पा रहे हैं, तो वायु हो गया, जल है, कांच, और कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनसे आर पार दिख जाता है। जैसे कि आपके गाड़ी के जो गिलास, जो कांच होते हैं, जो वो प्लास्टिक से ही होते हैं, कुछ होते हैं, और कुछ पेन के वो भी आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास भी है, पेन है, देखिए पेन है, और इसका ये जो कवर है, ये आप देखिए ध्यान से कि इसका ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का बना है। तो इसके आर पार हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमें उसका जो रिफिल है उसमें कितनी इंक है वो हमें दिखाई दे रही है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के प्लास्टिक से भी हम क्या है, आर पार देख सकते हैं। और प्राय दुकानदार दुकानदार बिस्कुट, मिठाई, अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके आर पार हमें क्या है, दिख जाता है। उनकी जो प्लास्टिक की कवर होती है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, वो आप उससे देख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, बोटल्स होती हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भरी रहती हैं या पानी होता है, तो भी आपको दिख जाता है कि कितना है कितना नहीं है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। देखिए, तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, बूजो क्या कर रहा है, बूजो ये इसमें से पारदर्शिता को देख रहा है कि कौन सा पारदर्शी। तो आप देखिए ध्यान से, आप ये तीनों चीजों को ध्यान से देखिए। बूजो का चेहरा मुझे इस वाले में दिख रहा है, देखिए इस वाले में दिख रहा है ना साफ, ये वाले में। तो ये कैसा हो गया, पारदर्शी। ये कैसा हो गया बच्चों, पारदर्शी, जिसमें दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मैं आपको यही बता देती हूँ, थोड़ा सा हम अभी आगे पढ़ेंगे इसको, जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए बूजो का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये पारभाषी है, यानी जिससे आंशिक रूप से दिखाई देता है। तो ये कैसा हो गया, पारभाषी, जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और जिसमें से बूजो का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो अपारदर्शी हो गया, यानी जिसके आर पार, जिन पदार्थों के आर पार हम नहीं देख सकते, वो अपारदर्शी हो गया। जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत आंशिक रूप से देख सकते हैं, वो पारभाषी हो गया। और जिनके उसे आर पार देखा जा सकता है बिल्कुल साफ, उन्हें हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे अभी हमारा परिभाषा देख लेते हैं इसमें से। जैसे कि हम ये दुकानदार, अभी दुकानदार की बात कर रहे थे, तो प्लास्टिक की उसी में देखिए वस्तु रखना, तो ये सभी कुछ कांच की हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं, ये प्लास्टिक की हैं, ये कांच की वो हो गई, जिसमें रखी हुई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि क्या चीजें हैं। हम दुकान पे जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो वस्तु को हम आर पार नहीं देख सकते। अभी बूजो वाला जो उदाहरण दिया था उसमें बताया था कि जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जिन वस्तुओं के आर पार, हम उन पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में क्या है। बिल्कुल बॉक्स की, अगर बंद लकड़ी का बॉक्स है और उसके अंदर बताने को कहें, तो हम नहीं देख सकते। गत्ते के डिब्बे हो गए या धातु का कोई पात्र हो गया, उसके भीतर क्या रखा हुआ है हम नहीं देख सकते। आपके घर में डिब्बे होंगे, आ, स्टील के डिब्बे या मोटी प्लास्टिक के वैसे डिब्बे, जिनके आर पार नहीं देख सकते, तो पता नहीं चलता है कि अंदर क्या रखा हुआ है। तो वो, उनको हम बच्चों अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे इसमें लकड़ी का गत्ता, धातुएं, ये अपारदर्शी पदार्थ हैं। ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। तो क्रियाकलाप 6, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए, यानी जलता हुआ बल्ब देखना है। और इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए कि आप कागज की शीट के बीच में 2 या 3 बूंद खाने का जो तेल होता है, यानी कि आपने ये घर पे किया होगा बच्चों, सभी ने ये किया होगा कि आप एक कागज की शीट के चारों तरफ तेल की एक परत लगा देते हैं और फिर उसके आसपास देखने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज क्रियाकलाप करने को कहा गया है कि बूंद के खाने के तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाएं
कागज की पूरे डालें और कागज के उस भाग से जहां तेल की बूंदें डाली है या तेल फैला हुआ है उसमें से प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो अब क्या देखेंगे, बिल्कुल उसमें से दिखाई देगा वो थोड़ा थोड़ा। अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, बस रोशनी रोशनी मतलब आ रही होगी कागज में से, पर लेकिन बट अब क्या है वो बल्ब भी हमें दिखाई देगा। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? क्या हम पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं उसको? नहीं, हम पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख पाते, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से वस्तुएं थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं या आंशिक रूप से दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उन्हें हम पारभाषी पदार्थ कहते हैं। उन वस्तुओं को भी पारभाषी कहते हैं और जो पदार्थ जिस पदार्थ से मिलकर बनी है या पदार्थ को हम पारभाषी पदार्थ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभाषी क्या है। तो जैसे इसमें कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए, तेल का जो धब्बा है उसको याद करना है और जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। हमने जो चैप्टर है जब हमने स्टार्टिंग किया था तब उसमें हमने वसा का परीक्षण किया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स और ये वसा का परीक्षण किया था। तो उसमें हमें यहाँ पे उसी चीज को याद करने को कहा गया है बच्चों की, उसमें हमने उसी तेल वाले परीक्षण को इसी कागज के तेल पे किया था जिससे हम पता कर सके कि ये मतलब इसमें वसा है, फैट है और वह भी पारभाषी था। और क्या आप पारभाषी पदार्थों को कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? तो मतलब कोई और पदार्थ जिनसे आपको थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से दिखाई देता है, आप उसके बारे में जरूर नोट कीजिए या मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कागज का जो तेल लगा हुआ कागज है उसके अलावा कौन सी पारभाषी वस्तुएं होती हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अतः हम पदार्थ को पारभाषी हम किस में बदल सकते हैं? अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी, तीन समूह में बांट सकते हैं पदार्थ को, यानी आर पार देखने के आधार पे। तो अपारदर्शी हो गया जिसके आर पार नहीं देख सकते, पारभाषी हो गया जिसके आर पार देखा जा सकता है और पारभाषी जिसके आर पार हम आंशिक रूप से देख सकते हैं, जिनके आर पार हम क्या देख सकते हैं? आंशिक रूप से देख सकते हैं। अब देखिए पहली किसी अंधेरे में, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, अभी इसके आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर, देखिए यहाँ पे ये पहली क्या कर रही है? अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे टॉर्च से ढक रही है हाथ को और इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ढकने का सुझाव देती है और टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए और वह ये जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली भी अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभाषी है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए इस पे ये प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं घर पे, ये मैंने भी किया है, ये आपने भी किया होगा और बच्चों को हम करके भी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए टॉर्च है और टॉर्च के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा है और उसको जला दिया टॉर्च को, तो देखिए इसमें से रोशनी दिखाई दे रही है, उजाला दिखाई दे रहा है, यानी हथेली से प्रकाश क्या हो रहा है बच्चों? गुजर रहा है। ये हथेली से प्रकाश क्या हो रहा है? गुजर रहा है, इसमें से निकल रहा है। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी हथेली से हम क्या देख पा रहे हैं, तो ये आपको ये पता चल गया होगा। तो हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है। हमने ये देखा कि पदार्थ के विभिन्न गुण होते हैं, देखने में अलग होते हैं, उसी प्रकार से उनके गुण के आधार पे वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैरते हैं अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी
हैं अथवा अपारदर्शी हैं, पारभाषी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पे किया जा सकता है। यानी हम पदार्थों का हम समूह कैसे बना सकते हैं, उसके गुणों के आधार पे और उनमें क्या क्या समानताएं हैं। यानी हम जो टेबल बनाए ना बच्चों, हमने अब देखा है ना कि हम पदार्थ को कैसे कैसे रख सकते हैं। तो हम उसके गुण के आधार पे ही उनको उपयोग में लेते हैं, उनकी क्या समानताएं हैं उनमें उसके आधार पे, या वो क्या भिन्नताएं दिखाते हैं उसके आधार पे हम पदार्थों को लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चैप्टर में थोड़ा सा है रह गया है, तो हमें पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों रखते हैं समूह में। तो दैनिक जीवन में हमें प्राय पदार्थों को समूहों में अपनी सुविधा के लिए रखते हैं। हम पदार्थों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, हम समूहों में क्यों रखते हैं बच्चों, ताकि हमें सुविधा हो, हम जान सकें कि ये पदार्थ किस किस काम में आता है। तो इसलिए घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुओं को तो एक साथ रखते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो सामान जो बर्तनों की बर्तन एक जगह पे रखे जाते हैं, कपड़े एक जगह पे रखे जाते हैं, और जो भी चीजें हैं जो उसकी अलग अलग उसके हैं तो वो अलग अलग उसमें मतलब जगह पर हम व्यवस्थित करके रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, तो वो पंसारी की दुकान हो तो या फिर कोई और भी दुकान हो बच्चों, वहां पे भी क्या है, दुकानदार क्या है, अलग अलग लगाता है। जैसे पंसारी की दुकान पे सभी प्रकार के बिस्कुट को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है ताकि बिस्कुट वहां से एक साथ मिल जाए, तो एक जगह रखेगा। सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। और इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। यानी हम अलग अलग पदार्थों को अलग अलग रखने से उनका अवलोकन करना, उनका अध्ययन करना, उनकी समझ विकसित करना क्या हो जाता है, हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। तो उनका वर्गीकरण कह सकते हैं ना कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है, हम आसान तरीके से रख सकते हैं। तो इसके विषय में अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में यानी हम 7th और उसमें करेंगे। तो बच्चों हमने आज की क्लास में बहुत पदार्थ के जो बाकी गुण रह गए थे वो सीखे। पहले की क्लास में हमने पदार्थ की चमक के गुणों के आधार पे देखा कि जो चमकीले वस्तुएं होती है वो हमारी प्राय धातुएं होती हैं, और जो चमकती नहीं है वो अधातुएं होती हैं। हमने ये भी जाना था कि कठोर पदार्थ, कुछ पदार्थ मुलायम हो जाते हैं जो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, उन्हें दबाया जा सकता है या खरोचा जा सकता है, पर लेकिन जो आसानी से संपीड़ित नहीं होते हैं कुछ पदार्थ, और उनको हम खरोच नहीं सकते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ आज की क्लास में हमने उसके नेक्स्ट जो गुण थे उसके बारे में देखा कि कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं तो वो विलेय पदार्थ होते हैं, और कुछ पदार्थ जो जल में नहीं घुल पाते वो अविलेय होते हैं। फिर उसके बाद हमने जल में जो पदार्थ तैरते हैं उन्हें हम जल में तैरने वाले पदार्थ, और जो जल में डूब जाते हैं उन्हें डूबने वाले पदार्थ कहते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी वस्तुएं होती हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी होती हैं, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वो अपारदर्शी होती है, और जिनके आर पार हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है वो पारभाषी होती है। तो ये हमने देखा, और ये इनके बारे में हमने पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ा। पदार्थ अलग अलग गुण रखते हैं, उनमें क्या कुछ समानताएं भी होती हैं, बहुत गुण भी होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, और उनके आधार पे उनका समूहन करते हैं। उनको हम अलग अलग व्यवस्थित समूहों में बांट कर अलग अलग रखते हैं ताकि हम उनका अध्ययन अच्छे से कर सके। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जो जो मैंने आपसे बोला है कि आप भी मुझे ये कमेंट करके, तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको मिलेंगी। और भी आप किस तरीके की क्लासेस चाहते हैं वो भी कमेंट करके लिखिए, और साथ ही साथ
जितने भी कंपटीशन है अभी, तो उसमें ये एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए इसको देखना भी बहुत जरूरी है। तो जरूर मेरे साथ हमेशा मंडे और भी मैं अन्य टाइम पे भी क्लासेस लेती हूँ, उसका आपको लिंक मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले क्लासेस के बारे में। अगर वो व्हाट्सएप पे अगर नहीं है तो व्हाट्सएप लिंक आप उसमें देख सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, वहां पे भी मैं लिंक शेयर करती हूँ। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय। ओके, गुड नाइट बच्चों, बाय।